हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। लेकिन इसके पहले का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉ उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसके पहले हमने क्या टॉपिक स्टडी किया था, जो मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उससे रिलेटेड हमने विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्कस किया था। तो दोनों भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये टॉपिक आपको स्टडी करना है तो उसके पहले ये दो टॉपिक आपको आने ही चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। लेकिन बच्चों, उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन लास्ट टॉपिक का कर लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था, लेक्चर नंबर 14 में स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। तो उसमें हमने एक ग्राफ स्टडी किया था। वापस एक बार मैं आपको वो ग्राफ याद दिला दूं। देखो, यहाँ पे हमने वेवलेंथ ली थी और यहाँ पे रेडियंट पावर ली थी, राइट। तो इसका हमने ग्राफ निकाला था और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था अलग अलग टेम्परेचर। यहाँ पे जो भी दोनों लॉज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, याद रखो दो लॉज हमने डिस्कस किए। पहले हम विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम लोग लॉ डिस्कस करने वाले दैट इज स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये दोनों जो लॉज है, ये दोनों लॉज परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए है? ये दोनों भी लॉज परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है, याद रखो, उसके लिए वैलिड है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए वैलिड है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे रखा था और उसका ग्राफ हमने प्लॉट किया था। उसकी रेडिएंट पावर को मेजर किया अलग अलग वेवलेंथ पे और उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर T1 पे ये जो लैम्बडा मैक्सिमम है, रेडिएंट पावर मैक्सिमम इंटेंसिटी कुछ इस वेवलेंथ पे मिल रही है। तो इसको टेम्परेचर T1, इससे हमने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमने देखा कि जो लैम्बडा मैक्सिमम है वो इधर शिफ्ट हो रही है। मतलब सपोज अगर मैंने इसको लैम्बडा 1 कहा तो ये लैम्बडा 2 हो गया, और हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये लैम्बडा 3 हुआ। मतलब जो रेडिएंट पावर है, जो रेडिएंट पावर है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेडिएंट पावर बढ़ती है। इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होती है, ऐसे हमने ऑब्जर्व किया। तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है मतलब क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये होती है वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, ये वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो पावर कम होती है उस रेडिएशन की। ये वेवलेंथ जितनी कम उतनी पावर ज्यादा, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, बराबर है ना। फ्रीक्वेंसी का भी ऐसे ही है, अगर ये कम होती जाए तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड ज्यादा होगी। नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकंड ज्यादा रही तो उसकी वजह से जो पावर होगी वो स्ट्रांग होगी, राइट। इसका मतलब क्या, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वेवलेंथ ज्यादा तो रेडिएंट पावर कम, वेवलेंथ कम तो रेडिएंट पावर ज्यादा। और ये कैसे, ये कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। मतलब ये T1 T2 परफेक्ट ब्लैक बॉडी को पहले उन्होंने कम टेम्परेचर पे रखा, सपोज 1000 पे रखा, उसके बाद 2000 किया तो वेवलेंथ कम हो गई, मतलब रेडिएशन बढ़ गया। 3000 पे रखा, वेवलेंथ कम हुई, मतलब रेडिएशन और बढ़ गया, राइट ना। मतलब वेवलेंथ कम होती गई तो वेव रेडिएशन उतना स्ट्रांग होता गया, पावर उतनी बढ़ती गई। इसका मतलब टेम्परेचर बराबर है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करो, उसमें से निकलने वाला इमिशन क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। सपोज ये एक ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ, जितना टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा रेडिएशन इसमें से निकलता जाएगा, ज्यादा रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन निकलेगा प्लस स्ट्रांग रेडिएशन निकलेगा। स्ट्रांग कब होगा, जब ये वेवलेंथ कम होगी। अब ये वेव देखो, सपोज ये 1000 टेम्परेचर पे है तो इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। 1000 टेम्परेचर, ये हमने 2000 कर दिया तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, रेडिएंट पावर बढ़ गई। ओके, ऐसे उसका मीनिंग है।
तो यहाँ पे मैं और कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था JEE में, उसके आधार पर। तो यहाँ पे देखो, जो ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप मुझे बोलोगे कि मैम ये पीक वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसकी रेडिएंट पावर ज्यादा है। इसकी पीक वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी रेडिएशन है ये पीक वैल्यू के, ग्राफ की पीक वैल्यू से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पीक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट परफेक्ट रेडिएशन किसका स्ट्रॉन्ग है? पीक वैल्यू से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ग्राफ के। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिससे हम लोग उसका परफेक्ट पावर, रेडिएंट पावर डिफाइन कर सकते हैं? तो वो वैल्यू क्या है देखो, उसकी मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात वो है एरिया अंडर द ग्राफ। जो ग्राफ के अंडर एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया अगर ज्यादा रहा, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ है, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है ये एरिया अगर ज्यादा रहा, इसका मतलब टोटल इंटेंसिटी एट दैट टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो करता है, टोटल इंटेंसिटी, ये हमें शो करता है टोटल इंटेंसिटी एट दैट टेम्परेचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट दैट टेम्परेचर। ओके, इसका मतलब सपोज ये ग्राफ जो है ये मैं यहाँ पे लेती हूँ, ऐसा है ना, ऐसा लेती हूँ। तो ये इसकी पीक वैल्यू इधर आ रही है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा, ये देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है लैम्बडा और इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो इन दोनों में से आप मुझे बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। अगर लैम्बडा इस साइड है, कम है इससे, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो T2 है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऑब्वियसली, राइट ना, क्योंकि विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्बडा मैक्सिमम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर ये कम है इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर कम है। देखो अभी ये दोनों ग्राफ एक ही पीक वैल्यू पे है, इन दोनों की पीक वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन टेम्परेचर किसका ज्यादा है, इसका टेम्परेचर, ये इस ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका लैम्बडा क्या है, कम है, इसका लैम्बडा ज्यादा है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझनी ही है। तो यहाँ पे लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये बात आप लोग याद रखोगे सबसे पहली बात। या फिर इससे भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा तो आप क्या करो, उस ग्राफ का एरिया देखो, जिसका एरिया ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा एट दैट टेम्परेचर, जिसका एरिया ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर, दूसरी बात, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा, एरिया ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब टेम्परेचर क्या है, हाइयर है। एंड हाइयर टेम्परेचर है इसका मतलब मोर रेडिएशन है। ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ये वो हमें शो करता है टोटल इंटेंसिटी एट दैट टेम्परेचर। अगर टोटल इंटेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर हाइयर है, टेम्परेचर हाइयर है इसका मतलब रेडिएशन बहुत ज्यादा है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो इसकी पीक वैल्यू से हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे कि इसका टेम्परेचर कम है। मतलब आप लोग बोलोगे अभी ये बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। इसके अंडर का एरिया ज्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे यस ये ग्राफ के अंडर का एरिया सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि हाँ ये टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन उसकी पीक वैल्यू से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, उसका एरिया देखो, एरिया से समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ अगर जितनी नजदीक है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। समझ में आया सबको? तो देखो बच्चों, जैसे ही JEE 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था देखो, उन्होंने कुछ ग्राफ दिया था इस प्रकार, और वो ग्राफ का ये टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T3 था और ये टेम्परेचर T2 का ग्राफ दिया था। उन्होंने 3 कर्व दिए थे।
तीनों कर्व की अगर आप पिक वैल्यू चेक करोगे तो ये देखो, इसकी पिक वैल्यू ये है, इसकी सभी की पिक वैल्यू सेम आ रही है ना। और इसमें से हमें पता करना था, उन्होंने नीचे ऑप्शंस दिए थे, बहुत सिंपल है। ऑप्शंस क्या दिए थे उन्होंने? पहला ऑप्शन दिया था T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। तीसरा ऑप्शन दिया था T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1। चौथा ऑप्शन दिया था T2 इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T3। अब देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्या देखो, उसका लैम्बडा देखो, ये लैम्बडा 2 है, ये लैम्बडा 3 है, ये लैम्बडा 1 है। किसका लैम्बडा कम है? T1 का लैम्बडा सबसे कम है, मतलब लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा वेवलेंथ सबसे कम है, लैम्बडा 3 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2। जो नजदीक है वो सबसे कम रहेगा ना, राइट ना। जो नजदीक है उसकी रेडियंट पावर सबसे ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो लैम्बडा, मैंने आपको बोला ना, इतनी बड़ी वेवलेंथ, इसका मतलब इसकी रेडियंट पावर कम है, ऐसा उसका मीनिंग है। अगर छोटी वेवलेंथ तो उसकी रेडियंट पावर ज्यादा। तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? इसकी वेवलेंथ छोटी है, इसका मतलब इसकी रेडियंट पावर सबसे ज्यादा रहेगी। उससे छोटी वेवलेंथ किसकी है? उससे बड़ी, थोड़ी बड़ी वेवलेंथ किसकी है? लैम्बडा 3 की। इसका मतलब इसकी रेडियंट पावर और उससे थोड़ी कम रहेगी। इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है, इसका मतलब उसकी रेडियंट पावर उससे भी कम रहेगी, राइट। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 3 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2। और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब एग्जैक्टली इसके अपोजिट टेम्परेचर का होगा। टेम्परेचर 1 इज लेस देन टेम्परेचर 3 इज लेस देन टेम्परेचर 2। अगर इसको हम उल्टा करके लिखे तो टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 3 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 231 सी, ये करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबकी पीक वैल्यू सेम है। पीक वैल्यू से पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली टेम्परेचर किसका बड़ा है। अगर देखें तो पीक वैल्यू सबकी सेम है, तो अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगेगा सबका टेम्परेचर क्या है? सेम है। बट अगर हम लैम्बडा चेक करें तो लैम्बडा से पता चल रहा है ये इसका इधर है, इस साइड लैम्बडा है। इसका मतलब क्या? इसकी वेवलेंथ कम है, रेडियंट पावर ज्यादा है, क्योंकि ये हमें कहता है वेवलेंथ कम, टेम्परेचर ज्यादा। इससे हमें पता चल रहा है। समझ में आया? तो ऐसे ऑब्जर्व करके आपको करेक्ट आंसर चॉइस करना है। या फिर एरिया अंडर द ग्राफ भी बोल सकते। देखो, इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ सबसे एरिया सबसे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इसकी रेडियंट पावर क्या रहेगी? टोटल इंटेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा रहेगी, इसीलिए T2 सबसे ज्यादा है। एरिया ज्यादा, एरिया से भी डिफाइन हो रहा है। इसका एरिया उससे थोड़ा कम है ना। इससे थोड़ा कम एरिया इसका है, इससे ये बड़ा है, इससे थोड़ा कम है, और ये बहुत ही कम है। इसका मतलब T2 सबसे बड़ा एरिया तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, T3 उससे थोड़ा कम तो इंटेंसिटी थोड़ी कम, T1 सबसे कम तो इंटेंसिटी सबसे कम। एरिया से डिफाइन हो रहा है, लेकिन पिक वैल्यू से ये ग्राफ बिल्कुल भी डिफाइन नहीं हो रहा है। पिक वैल्यू मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू। सबकी मैक्सिमम वैल्यू सेम है, तो उससे ये डिफाइन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये बात याद रखना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन था एक्चुअली, बट ये स्टीफन्स लॉ को बहुत रिलेट करता है, इसलिए मैंने ये इस वीडियो में कवर किया है। वैसे ये लास्ट वीडियो में भी मैं डाल सकती थी, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए किया क्योंकि अभी लिंक है इस टॉपिक की, इसलिए। तो बच्चों, अब बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। तो देखो, अभी हमने देखा कि एरिया अंडर द ग्राफ जो था दैट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ाने से टोटल इंटेंसिटी बढ़ती है? तो उसका आंसर है टेम्परेचर अगर हमने 4 टाइम इंक्रीज किया, मतलब सपोज टेम्परेचर हमने डबल किया, ऐसे कंसिडर करो, तो एरिया जो है वो 16 टाइम इंक्रीज होता है। टेम्परेचर अगर सिंगल है तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ता है, टेम्परेचर अगर डबल किया
तो एरिया 16 टाइम्स बढ़ता है, ऐसे उसका मीनिंग है, राइट ना, क्योंकि ये टी स्क्वायर का रेस टू 4 होगा, मतलब वो 16 टाइम्स 2 रेस टू 4 होगा, तो 16 टाइम्स बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये रिलेशन आया, ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, स्टीफन ने एंड बोल्ट्जमैन ने ऐसे ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर अगर उन्होंने डबल किया तो एरिया 16 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब 4 टाइम्स एरिया बढ़ रहा है ग्राफ का। इसका मतलब टोटल इंटेंसिटी जो है वो कितने टाइम्स बढ़ रही है, 4 टाइम्स बढ़ रही है। तो इनका रिलेशन फिर उन्होंने बना दिया, क्या रिलेशन बना दिया कि टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, T⁴ है। टोटल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। और टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किससे, 4 पावर ऑफ टेम्परेचर से। ओके, अभी यहाँ पे अगर ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल लें और इक्वल टू डाल दे, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेना जरूरी है। दैट कांस्टेंट इनटू हमें क्या लेना पड़ेगा, T⁴ लेना पड़ेगा। और ये जो कांस्टेंट है Q डिवाइड बाय A इंटू टी, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द सिग्मा। और इस सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं, T⁴ एज इट इज रहेगा। इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। और ये जो रिलेशन हमें बता रहा है, क्या रिलेशन आएगा, देखो सपोज अगर मैं ये A को इस साइड शिफ्ट कर दूं तो मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, Q डिवाइड बाई T इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A इंटू T⁴। अभी तक मैंने लॉ का स्टेटमेंट नहीं बताया। हाँ, तो ये जो ये टर्म यहाँ पे बनी है Q डिवाइड बाई T, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडिएंट पावर। क्या कहते हैं इसको, रेडिएशन पर यूनिट टाइम को कहा जाता है रेडिएंट पावर। इसका मतलब हम बोलेंगे दिस रेडिएंट पावर, दैट रेडिएंट पावर इज इक्वल टू, हमें क्या मिल रहा है, सिग्मा इंटू A इंटू T⁴। तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, रेडिएंट पावर, अगर मैं A को इस साइड ले लूं, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे दिया है, रेडिएंट पावर, A को मैंने इस साइड ले लिया, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, रेडियंट अगर हमने टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेडियंट पावर इंक्रीज होती है, ऐसे उन्होंने बताया है। पर यूनिट एरिया की पावर उतनी बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर अगर डबल किया तो रेडियंट पावर 16 टाइम्स बढ़ती है, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली इसको स्टेट करें, बहुत सिंपल है, देखो क्या किया हमने, टोटल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 T⁴। मतलब टेम्परेचर अगर हमने डबल किया तो 16 टाइम्स बढ़ती है, सिंगल किया तो 4 टाइम्स बढ़ता है, टोटल इंटेंसिटी बढ़ती है, मतलब बहुत फास्ट ग्रो हो रही है इंटेंसिटी। तो टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पुट किया Q डिवाइड बाई A इंटू टी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T⁴। कांस्टेंट हमने लिया स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा, उसकी वैल्यू भी है, बताती हूं मैं आपको, पहले ये तो याद करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A को इस साइड शिफ्ट किया तो Q डिवाइड बाई T, Q डिवाइड बाई T टर्म क्या होती है, दैट इज द रेडिएंट पावर होती है। तो हमने लिखा, आपको स्टेटमेंट उन्होंने ऐसे दिया है, आप अगर ऐसे लिखो, ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, बट उन्होंने बोला है रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अभी ये कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रेडिएंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, एरिया रखा, ये सिग्मा कांस्टेंट निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, T⁴। यही बनेगा आपका स्टेटमेंट स्टीफन्स लॉ का, क्या बनेगा, रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ द टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर, ऐसे स्टेटमेंट बनेगा स्टीफन्स लॉ का, राइट ना। और उसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे करोगे, आपके बुक में क्या दिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट उसका मीनिंग यही है, ये आपको याद रखना है। और एक बात, ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ एंड विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दोनों भी किसके लिए है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑर्डिनरी बॉडी की नहीं, यहाँ पे बात चल रही है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, जहां पे E क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है 1, दैट मीन्स इमिसिविटी क्या होती है 1, इसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे जाके, बट ये जो मैंने डिस्कशन किया है दैट इज फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, याद रखो। ठीक है, तो चलो इसका प्रॉपर स्टेटमेंट जो आपके बुक में दिया है ना, अब उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने एक्स्ट्रा का नॉलेज आपको दे दिया,
ये भी आपके बुक में दिया है, बट उन्होंने स्टार्ट कैसे किया है स्टीफन बोल्ट्जमैन, ये मैंने ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे खींची इसलिए आपको डायरेक्टली बताया, बट उन्होंने जो स्टार्ट की है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपके बुक में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो कुछ इस प्रकार है। पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। और उन्होंने इसको R कहा है, R is directly proportional to T raised to 4, ऐसे उसको डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया मतलब Q डिवाइड बाय A, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर तो इसको ही उन्होंने डायरेक्टली R को ही बोला है Q डिवाइड बाय A। इसको बाकी और कहीं लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे ही लिखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू 4 अगर उन्होंने स्टेटमेंट पूछा तो। और फिर लिखो R इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट इनटू T रेज़ टू 4। इसका मीनिंग समझ में आया क्या है, Q डिवाइड बाय A इंटू T। ओके, ये इसका मीनिंग है। टोटल इंटेंसिटी याद रखो क्योंकि ऐसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू T रेज़ टू 4। वही इसको पूरी टर्म को उन्होंने R नाम दे दिया। R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू T रेज़ टू 4, बराबर है ना। इसके पहले हमने रेडियंट पावर दिखी है, रेडिएशन में ये R यूज किया था, वही R है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा इंटू T रेज़ टू 4, वेर सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स इसको कहा जाता है, स्टीफन्स कांस्टेंट। देखो इसके कभी कभी डायमेंशंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो इसका SI यूनिट मैं आपको बता दूं क्या आएगा। SI यूनिट यहाँ पे इसका SI यूनिट क्या आएगा, देखो सिग्मा का फॉर्मूला बना लो, फिर SI यूनिट बनाओ, Q डिवाइड बाय A इंटू T इंटू ये T रेज़ टू 4। यहाँ Q क्या है, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, तो यहाँ पे आएगा जूल। एरिया का मीटर स्क्वायर मतलब मीटर रेज़ टू -2, टाइम का सेकेंड मतलब सेकेंड रेज़ टू -1, और T रेज़ टू 4 का केल्विन, केल्विन रेज़ टू क्या आएगा, -4 आएगा। समझ में आया। तो ये फॉर्मूले के ऊपर से SI यूनिट बन गया, देखो क्या, जूल, मीटर रेज़ टू -2, S रेज़ टू -1, K रेज़ टू -4। अब चलते हैं डायमेंशन के पास। डायमेंशन क्या बनेगा, देखो डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज, ऊपर क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या है L2 m1 T -2 डिवाइड बाय एरिया का डायमेंशन क्या है ओनली 2 ना, एरिया का डायमेंशन 2। उसके बाद टाइम का डायमेंशन क्या है T1, उसके बाद केल्विन मतलब टेम्परेचर का डायमेंशन K4 आएगा क्योंकि यहाँ 4 है। तो ये 2 गेट कैंसल। आफ्टर दैट यहाँ ये m1 ही रहेगा, देन T1 ऊपर जाके -1 बनेगा, लिखती हुई इधर L2 नहीं है मतलब L0 रहेगा, m1 ही रहेगा। ये T1 ऊपर जाके -1 बनेगा मतलब -2 -1 -3, और K +4 है, ऊपर जाके क्या बनेगा, -4 मतलब ये K -4 होगा। अंडरस्टैंड। तो अगर आपको कोई डायमेंशन पूछे तो ये डायमेंशन रटने की बात नहीं है, आप डायमेंशन हमेशा फॉर्मूले के ऊपर से कैलकुलेट करते जाओ। ये डायमेंशन भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछते हैं डायमेंशन, वो ऐसी ही चीज का पूछते हैं। स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बोलो, उसके बाद अभी इसके पहले हमने देखा विन्स कांस्टेंट, उसका डायमेंशन बताओ। उसके फॉर्मूले के ऊपर से आपको बराबर क्लिक होना चाहिए कि इसका डायमेंशन क्या आएगा, तो ऐसे डायमेंशन निकालते जाओ, ठीक है। तो ये अगर उन्होंने स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ पूछा तो आपको ऐसे स्टेट करना है, क्या है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो क्या आएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। या कभी कभी एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज वैलिड फॉर डैश डैश बॉडी, सो इट इज ऑर्डिनरी। नीचे ऑप्शंस दे सकते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, एंड फॉर बोथ। तो नीचे आना चाहिए कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए सबसे ज्यादा वैलिड होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, 100% वैलिड होता है, ठीक है। और एक बात बताना भूल गई मैं आपको, यहाँ पे जो है सिग्मा की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है। वो कितनी है, देखो ये सिग्मा की जो वैल्यू है वो आपके बुक में दी है 5.67 इंटू 10⁻⁸
और ये उसका यूनिट 5.67 इंटू 10⁻⁸। इसको शॉर्ट में आप लोग वैट मीटर⁻², K⁻⁻4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जूल मीटर⁻², S⁻⁴ K⁻4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कभी कभी ऐसे भी दिया होता है 6 इंटू 10⁻8 राउंड ऑफ करके। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत हार्ड लगे 6 इंटू 10⁻8 डाल दो और सीधा कैलकुलेशन कर लो उसके हिसाब से। लेकिन अगर 0.90 का डिफरेंस दिया है तो आपको यही लेना पड़ेगा, 5.67 इंटू 10⁻8 वैट मीटर⁻², K⁻4। ओके, तो ये इसकी वैल्यू ये भी आपको लिखनी पड़ेगी। स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट, उसकी वैल्यू और उसका डायमेंशन, ये तीनों बातें आप लोग याद रखो। तो देखो बच्चों, अभी जो हमने बात की स्टीफन्स लॉ की, वो किसके लिए की? फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये चीज भी याद रखना बहुत जरूरी है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए रेडियंट पावर, मतलब हमने P कंसिडर किया, पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या मिला हमें? सिग्मा इंटू A इंटू T⁴, है ना। रेडियंट पावर ली है मैंने, डायरेक्टली P लिया है। ओके, आप इसको रेडियंट पावर बोल सकते हैं, रेडियंट पावर। रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया, है ना। रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया, एरिया मैंने इस साइड ले लिया, ये एरिया अगर हम इस साइड ले तो ये क्या आएगा? पर यूनिट एरिया आएगा। तो इसको मैंने निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है ना। ओके, ये किसके लिए? परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। अगर आप इसको ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखना चाहते हो तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, कभी कभी ऑर्डिनरी बॉडी भी बोल सकते हैं आप लोग, इसकी रेडियंट पावर क्या आएगी? रेडियंट पावर इज इक्वल टू पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें इमिसिविटी को मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। मतलब रेडियंट पावर, इमिसिविटी जो होती है दैट इज द पावर कंपेयर विद द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। R/RB, इसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, पीछे के लेक्चर्स देखो, वहां पे मैंने बताया। इसको इमिसिविटी बोलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने बोला कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी? 1, इसीलिए यहाँ 1 पुट किया। यहाँ पे भी E अवेलेबल है, बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी होने की वजह से वो हमने क्या पुट किया है? 1 पुट किया है, इसीलिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा A इंटू T⁴। तो याद रखो E क्या होता है? इमिसिविटी। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये जो E होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एक्चुअली। तो इमिसिविटी 0, ये कितना होता है? 0 इज लेस देन और इक्वल टू E इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब E जो है वो 0 भी आ सकता है। कोई बॉडी है जो बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं कर रही है, उसके लिए इमिसिविटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। मतलब उसमें से बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं निकल रही है, तो उसको हम E क्या कंसिडर करेंगे? 0। और अगर थोड़ी बहुत हीट बाहर निकल रही है तो E ऑर्डिनरी बॉडी रहेगी, वो नियर अबाउट 0.8%, 0.5, 0.6 आ सकती है। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो वो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये E जो है ये किसके बीच में होता है? इट इज 0 to 1 के बीच में ही होता है E, हमेशा याद रखो। तो वहां पे वो मेंशन करेंगे, E की वैल्यू भी आपको देंगे। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बन गया? स्टीफन्स लॉ का ये फॉर्मूला बन गया। बट उन्होंने अगर बोला कि बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो आप क्या करोगे? E1 पुट करोगे और रिमेनिंग फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करोगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, ये पॉइंट ही है एक इसी से रिलेटेड। एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी इन कूलर सराउंडिंग्स। मतलब क्या? देखो, अगर कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T, इस ब्लैक बॉडी के लिए हमने स्टीफन्स लॉ देखा, क्या है? इंटेंसिटी मतलब Q/A इंटू T, रेडियन पावर पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है? सिग्मा इंटू T⁴ होता है, ये हमने देखा ये बॉडी के लिए। बट ये बॉडी सराउंडिंग में रखी है, जिस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? T0, इतना टेम्परेचर है बाहर सराउंडिंग का, कूलर सराउंडिंग में। यहाँ पे रखी है ये ब्लैक बॉडी, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है? T0। तो उस वक्त ये बॉडी का एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा, ये उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। देखो,
ये जो बॉडी है ये हीट एब्जॉर्ब करेगी एंड हीट रिलीज करेगी, ये तो हमें पता है। मतलब यहाँ पे अगर हम पावर एब्जॉर्ब ले तो ये ए जो है पावर क्या होती है, Q डिवाइड बाय टी, ये पावर होती है। तो ए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंसिडर करते हैं ऑर्डिनरी बॉडी है, ऐसे कंसिडर करते हैं ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पावर एब्जॉर्ब मतलब बाहर के टेम्परेचर से क्या करेगी, वो उतनी पावर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पावर एब्जॉर्ब क्या आएगी, कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रही है, इतने टेम्परेचर की पावर को वो एब्जॉर्ब कर रही है। ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इतने टेम्परेचर की हीट को ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। मतलब इसकी एब्जॉर्ब पावर क्या रहेगी, वही फॉर्मूला, बस यहाँ टेम्परेचर कितना बन जाएगा T नॉट, और अंदर कितना टेम्परेचर है T, उतनी पावर ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो पावर रिलीज क्या आएगी यहाँ पे, पावर रिलीज कितनी आएगी, वही फॉर्मूला E सिग्मा A, एरिया तो सेम है बॉडी का, T⁴ आएगा, राइट। तो इसकी जो नेट पावर है वो नेट पावर हम कितनी लेंगे, नेट पावर रेडिएटेड, मतलब जितनी पावर रिलीज कर रहा है माइनस जितनी पावर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट लॉस ऑफ हीट, नेट लॉस ऑफ हीट, ओके, इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, पावर रिलीज्ड माइनस पावर एब्जॉर्ब, कितनी, E इंटू सिग्मा A T⁴ माइनस E इंटू सिग्मा A T⁴ तो ये तीनों चीजें कॉमन निकाल लो तो हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ से E चाहिए, E, दिस इज E इंटू सिग्मा A कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा T⁴ माइनस T⁴, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में कैसे दिया है ये फॉर्मूला, उन्होंने ऐसे लिखा है Q डिवाइड बाय A इंटू टी इज इक्वल टू, उन्होंने ब्लैक बॉडी कंसिडर करके ही लिखा है, E इंटू, ई को मैं रो क्यू कर रही हूँ, E इंटू सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, ऐसे उन्होंने लिखा है, और ब्लैक बॉडी कंसिडर किया है तो E क्या होगा, 1। तो ऐसा फॉर्मूला आपके बुक में दिया है, ये वाला। यहाँ पे बोला है नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, वेयर T इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ऐसे उन्होंने फॉर्मूला दिया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, या सेपरेट एक्सप्रेशन उन्होंने नोट्स में भी दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो हमें E लगाना पड़ेगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो E हटा दो, E इज इक्वल टू 1 डाल दो, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टीफन्स-बोल्ट्जमैन लॉ, विद द सराउंडिंग हमने लिया है, वैसे वो चेंज हुआ है, ओके। बट अगर सिर्फ ब्लैक बॉडी का हमने देखा तो ये रहेगा स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ, ओनली ब्लैक बॉडी के लिए E इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, फॉर्मूला सेम रहेगा। बार बार मैं बता रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। तो बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आपकी एक्सरसाइज में दिए वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसी से रिलेटेड है, तो वो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखो क्या है, एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वैट, मतलब रेडिएशन पावर दी है उन्होंने 20 वैट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल? In bracket, take Stephen's constant sigma to be 5.7 into 10⁻⁸ joule second inverse meter raised to -2 k raised to -4। तो ये न्यूमेरिकल दिया है। सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का गिवन लिख लेते हैं। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टीफन्स-बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन्स-बोल्ट्जमैन लॉ। तो देखो बच्चों क्या क्या दिया है गिवन।
dq/dt मतलब एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नास, मतलब q/t भी बोल सकते, या फिर dq/dt, आपके नोट्स में उन्होंने dq/dt दिया है, दैट इज नथिंग बट द q/t, दैट मीन्स पावर, दैट इज इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने 20 वैट। और एनर्जी टेम्परेचर ऑफ द फर्नास मतलब T इज इक्वल टू दिया है 727 डिग्री सेल्सियस, दैट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस, वी शुड कन्वर्ट इट इन Kelvin by adding 727 plus 273, that is equal to 1000 Kelvin। और सिग्मा उन्होंने लेने के लिए बोला है 5.7 इंटू 10⁻⁻8 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर⁻⁻2 K⁻⁻4। और हमें निकालने के लिए बोला है एरिया ऑफ द होल निकालो, ए निकालना है बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बोलो? dq/dt या फिर q/t हम लोग बोल सकते हैं। रेडियंट पावर इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए, यहाँ पे ई भी रहेगा, ई सिग्मा ए इंटू T⁻⁴। बट यहाँ पे ये जो एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ होल एंड इलेक्ट्रिक फर्नास दैट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, राइट ना, गिवन होल टू बी परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वो इसीलिए हम लोग ई इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो हमें फॉर्मूला मिलेगा dq/dt इज इक्वल टू सिग्मा ए T⁻⁴। सभी वैल्यूज पुट कर दो, सब वैल्यूज आपको पता है। dq/dt आपने निकाला कितना है? 20 वैट इज इक्वल टू सिग्मा कितना दिया है? सिग्मा इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एरिया हमें निकालना है, ए एज इट इज रहने दो। T⁻⁴ मतलब 1000 का क्या आएगा? पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है? ए निकालना है, ए को एज इट इज रखो और बाकी सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो। ये 20 को क्या होगी? डिवाइड होगी, डिवाइड बाय 5.7 इंटू 10⁻⁻8 और ये 10 कितना होगा? 10⁻³ और उसकी पावर 4 3 जा 12, दिख नहीं रहा, सॉरी। तो ये कितना होगा देखो, दैट इज 10⁻12। समझ में आया? तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करो, क्या आएगा देखो, ए इज इक्वल टू 20 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 5.7 इंटू ये कितना बनेगा? -8 + 12 मतलब 10⁻⁴। तो ये 10⁻⁴ ऊपर जाके 20 डिवाइड बाय 5.7 इंटू 10⁻⁴ ऊपर जाके -4 बनेगा, राइट। इसका डिवीजन करो, दैट इज इक्वल टू पहला 0.0 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 200, दैट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, ओके 3 सा इंटू 5। तो ये आएगा, देखो डिवीजन करके देखो। अगर ऐसे डिवीजन आपको नहीं आता है तो आप लोग क्या करो, ऐसे डिवीजन अगर नहीं आता है आपको तो लॉग टेबल का यूज करो, इट्स बेटर फॉर यू, ओके। लॉग टेबल करके करो ताकि और इजी होगा। इंटू ये होगा 10⁻⁻4, 0.35 इंटू 10⁻⁻4 होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, 20 लिया है ना मैंने, तो ये 3.5 होगा। 3.5 इंटू 10⁻, आप लोग करके देख सकते हैं। दिस इज 3.5 इंटू 10⁻⁻4 होगा, राइट ना। अगर ये एक पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये आएगा 0.35 इंटू 10⁻3, दैट इज 10⁻3, क्योंकि मैंने एक डिजिट इधर शिफ्ट किया है। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ कैलकुलेशन। एंड एरिया है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो आप ये आंसर चाहे ऐसे ही रखो चाहे ऐसे रखो, डिपेंड्स ऑन यू, कैसे भी रखा तो भी चलेगा। आपने 0.35 इंटू 10⁻3 किया तो भी चलेगा, या फिर 3.5 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, ओके। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, ऐसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके एक्सरसाइज का। Compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 727 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी टेम्परेचर उतना ही दिया है, and
एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर्स दिए, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। जो लास्ट वाला फॉर्मूला हमने लिया था ना, वो हमें यूज करना है। इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर black at 27 degree Celsius, what would be the ratio of their rates of loss of heat? मतलब देखो यहाँ पे जो हमने लास्ट फॉर्मूला यूज किया था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, नेट लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। दो टेम्परेचर से दोनों टेम्परेचर्स का हमें डिफरेंस लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं। Given, compare the rate of emission of heat of black body maintained at 7 to 7 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो ब्लैक बॉडीज दी है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन एट, मतलब एक ही ब्लैक बॉडी दो टेम्परेचर पे मेंटेन की है उन्होंने। मतलब इनिशियली T1 कितने टेम्परेचर पे मेंटेन की है, 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके बाद उसका टेम्परेचर कितना किया 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर, मतलब T0 हमने लिया था सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो कितना दिया है उन्होंने 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली बात तो आपको ये तीनों क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। +273 +273 +273, तो ये कितना बनेगा, 7 to 7 बनेगा 1000 डिग्री केल्विन। ये कितना बनेगा, 2 to 7 +273 500, एंड ये कितना बनेगा 300। ओके, तो ये तीनों हमने कन्वर्ट किए केल्विन में। फर्स्ट हमें निकालना क्या है, उन्होंने बोला है कि फाइंड व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। मतलब सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ लॉस ऑफ फर्स्ट टेम्परेचर के लिए निकालेंगे। मतलब सपोज हमने उसको नाम दिया R1, ओके, रेट ऑफ लॉस हमने R1 निकाला। उसके बाद सेकेंड के लिए हमने लिया R2। तो पहला क्या आएगा, T1 माइनस T0 आएगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है T0। दोनों के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर तो सेम रहेगा। ये ब्लैक बॉडी है, पहले हमने इसका टेम्परेचर T1 रखा और ये T0 है सराउंडिंग का टेम्परेचर। उसके बाद इसका टेम्परेचर हमने T2 किया, तो पहला लॉस क्या होगा T1 माइनस T0, और दूसरा लॉस क्या होगा T2 माइनस T0। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या फॉर्मूला था, E सिग्मा A इन ब्रैकेट T⁴ माइनस T⁴। तो यहाँ इनिशियल टेम्परेचर क्या लिया था हमने T1, तो ये क्या आएगा T1⁴ माइनस T⁴। R2 क्या आएगा, E, वापिस वही मिस्टेक, E सिग्मा A इंटू T2⁴। एरिया चेंज नहीं हुआ है, बॉडी वही है, बस टेम्परेचर चेंज किया है 2 बार, माइनस T⁴। ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, इनका रेशो पूछा है उन्होंने। तो रेशो अगर हम लेंगे तो कैसे, ये इसका रेशो लिया, मैं डायरेक्टली इधर लेती हूँ, दोनों का रेशो लिया, तो ये सभी टर्म सेम है, तो ये तीनों क्या होगी, कैंसिल होगी, बस ये टर्म बचेगी। तो क्या आएगा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू T1⁴। T1 क्या है देखो, दैट इज 1000⁴ माइनस T0 क्या है 300⁴, डिवाइड बाय T2 क्या है 500⁴ माइनस T0 300⁴, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 10 इंटू 10⁻², ऐसे कर लेते हैं, चलेगा ना, 10 इंटू 10⁻², दो जीरोस को हमने 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, ⁻⁴ एज इट इज, माइनस 3 इंटू 10⁻², कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ⁻⁴ एज इट इज, 5 इंटू 10⁻² ⁻⁴ एज इट इज, माइनस 3 इंटू 10⁻² ⁻⁴ एज इट इज। ओके, अब आगे क्या करोगे, देखो ये 10⁻² ⁻⁴ कितना होगा 10⁸, ये भी 10⁸, 10⁸, 10⁸, कॉमन निकाल लो 10⁸, तो ये क्या बनेगा 10⁸। अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 10 और उसकी पावर 4,
माइनस इस यहाँ पे क्या बचेगा 3⁴। सिमिलरली डिवाइड बाय 10⁸ मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 5⁴ माइनस 3⁴। ओके, तो ये 10⁸ 10⁸ कैंसिल होगा, है ना, R1 डिवाइड बाय R2 और इजी कैलकुलेशन हो गया। देखो अब आगे का कैलकुलेट करो तो ये क्या बनेगा 10⁴ मतलब कितना होगा 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा। R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10,000, है ना, माइनस 3⁴ कितना आता है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो दैट इज 81 डिवाइड बाय 5⁴ कितना आता है 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 625 एंड 3 को वापस 4 टाइम्स मतलब सॉरी यहाँ माइनस 81। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो R1 डिवाइड बाय R2, इसका आता है 9919 डिवाइड बाय 544। एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखो मैंने डायरेक्टली लिखा है 10,000 माइनस 81 9919 राइट है एंड 625 माइनस 81 आता है 544 राइट है। अब इसका कैलकुलेशन तो आपको लॉग टेबल का यूज करके ही करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ही आता है तो कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मुझे तो लॉग टेबल लगेगा। तो यहाँ लॉग ऑफ 9919 क्या आता है देखो 9919 माइनस लॉग ऑफ 544 है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 4 डिजिट से मतलब 3.9965। देखो 99 का 1 एंड 9 में क्या आता है 9965 आता है माइनस 3 डिजिट से कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट आएगी। 54 का 4 में देखो 7356 लॉग टेबल में, है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है 1.2609 और इसका एंटी लॉग क्या आता है 1823। एंटी लॉग किसका देखोगे आप लोग 26 का 0 और 9 में देखो कितना आता है दैट इज 1823। 1 है मतलब 2 डिजिट के बाद 1 में हम लोग +1 करते हैं, आंसर आया 2 पॉइंट नहीं देना है आपको, 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है मतलब 18.23 ये आंसर आएगा, है ना। इसका मतलब आपका R1 डिवाइड बाय R2 क्या मिला 18.23 एज टू 1, है ना, ये रेशो आपको मिलेगा, यही उनको चाहिए था R1 डिवाइड बाय R2। एक बार कैलकुलेशन का पार्ट आ गया तो अगर फिर भी आपको कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपने ये बस फॉर्मूले डाल के इतना भी कर दिया ना, बस 1 मार्क्स ही कट होगा आपका, बाकी एज इट इज मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन कैलकुलेशन करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना अच्छा है, एग्जाम में उतनी गलती कम होगी। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके एक्सरसाइज का, सॉरी 9 नहीं 19 है आपके एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 minute बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। एज इट इज दिया है, सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है। गिवन लिख लो पहले, गिवन क्या क्या दिया है, एनर्जी रेडिएटेड इन 1 minute मतलब टाइम कितना दिया है 1 minute, पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो मतलब कितना आता है 60 सेकेंड्स। देन और क्या दिया है, बाय अ ब्लैक बॉडी सरफेस एरिया ए कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻² मतलब 100 इंटू 10⁻² का स्क्वायर मतलब -4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 10⁻², ये कितना है 10⁻² है ना, तो 10⁻² - 4 मतलब होगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। समझ में आया, ये 10⁻² और ये -4। और क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है टी कितना दिया है 227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करो दैट इज इक्वल टू 500 नॉट 300 500 डिग्री केल्विन। अब क्या करोगे, क्या निकालना है, क्यू निकालना है आपको। क्यू का फॉर्मूला क्या है सिग्मा ए एक मिनट, स्टीफन्स कांस्टेंट पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। क्यू डिवाइड बाय टी क्या होता है सिग्मा ए इंटू T⁴,
हमें क्यू निकालना है, बस क्यू, आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने क्या बोला, एनर्जी रेडिएटेड इन, और आगे सब कुछ टाइम वगैरह दिया है, तो क्यू निकालना है। तो क्यू के लिए हम लोग ये टी को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना। वैल्यू डाल दो सभी। सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो कितनी होती है 5.67, नहीं दिए फिर भी आप लोग ये ले लोगे 10⁻⁸ इंटू एरिया कितना है 10⁻², इंटू टी की पावर 4 मतलब 500, डायरेक्टली ऐसे करो 5 इंटू 10⁻²⁴, इजी जाएगा कैलकुलेशन के लिए इसलिए। इंटू टाइम कितना है 60 सेकेंड्स, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है वो तो आपको आ जाएगा 5 इंटू 5.67 इंटू ये 5 उसकी पावर 4 करो, 5 की पावर 4 करो, एंड 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 60 इंटू ये कितना होगा देखो, ये 10⁻⁸, ये -2, 4 2 ज़ा 8 +8 होगा, तो ये +8 -8 बस -2 बचेगा। इनका सिंपल कैलकुलेशन है 5 की पावर 4 कितना आता है, अभी अभी हमने निकाला था 625 आता है ना, तो ये होगा 5.67 इंटू 625 इंटू 60 इंटू 10⁻² कर लो। इनको अगर मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली तो आंसर आता है, ये जो 10⁻² है ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो इसको यहाँ पे, तो क्या आएगा ये 0.6 आएगा, तो और आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। ये 0.6, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लो। 2 डिजिट मैंने शिफ्ट कर लिया, समझ में आया ना, 1 2 राइट लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया, तो इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2126.25। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये क्या है, क्यू है, क्यू है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जूल आएगा। समझ में आया। ऐसे आप लोग, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस ध्यान दो क्या क्या दिया है और हमें क्या करना है। पावर हमेशा क्या होती है, Q/T होती है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे पावर ले लोगे, बट उन्होंने टाइम यहाँ पे अलग से दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये बातें आपको समझनी है, तो पहले ठीक से दिमाग को शांत करके क्या क्या दिया है वो देखो, उसके बाद फॉर्मूला ट्विस्ट करो। फॉर्मूला ट्विस्ट करना ही पड़ता है, एज इट इज फॉर्मूले के ऊपर बहुत रेयर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है। अ स्मॉल blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees Celsius. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 110 degrees Celsius? स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्पीयर है, स्पीयर है मतलब उसका एरिया यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, एंड स्टीफन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है, वो भी हमें लेनी है। ट्रीट द स्पीयर एज अ ब्लैक बॉडी, मतलब E इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लेना है, ठीक है। ब्रैकेट में उन्होंने नोट डाला है, तो पहले तो गिवन लिख लो। गिवन स्मॉल ब्लैक एंड स्पीयर, उसकी रेडियस दी है R, R कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद और क्या क्या दिया है देखो, टेम्परेचर दिया है T, चेम्बर ऑफ मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब T0 उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, T0 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। और बोला है एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू द कॉपर स्पीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, मतलब T इज इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 करना पड़ेगा, प्लस 273, तो ये आएगा 373, एंड ये आएगा 383 केल्विन। उसके बाद और क्या दिया है, बस सिग्मा दिया है। सिग्मा इज इक्वल टू कितना दिया है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल सेकेंड इनवर्स, बहुत बड़ा यूनिट है यार, K⁻⁻⁴, ओके। बस इतना ही दिया है। और क्या निकालने बोला है, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, मतलब पावर dQ/dt है ना, इज इक्वल टू व्हाट, Q/T भी ले सकते हैं आप लोग, मैं इसलिए dQ/dt ले रही हूँ कि आपके नोट्स में ये दिया, आप वापस कंफ्यूज, ये सेम है, Q/T ही है, पावर ही है। फॉर्मूला वही अपना, क्या फॉर्मूला है,
सिग्मा ए ई इज इक्वल टू 1 रहेगा क्योंकि बोला है स्ट्रिक्टली ब्लैक बॉडी है, माइनस टी नॉट रेज टू 4। 2 टेम्परेचर है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। सभी वैल्यूज दी है, ए नहीं दिया है बट आर दिया है तो पाई आर स्क्वायर डाल दो, रेडियस है ना। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, सिग्मा एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। सिग्मा की वैल्यू क्या है 5.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। पाई की वैल्यू है 3.14। सॉरी स्पीयर का पाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये 4 पाई मतलब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे करती हूँ 4 इंटू पाई, पाई होता है 3.14। आर क्या है 2.5 और उसका स्क्वायर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो ये क्या आएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर आएगा। तो ये वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी है ना, मतलब ये आएगा 2.5 का स्क्वायर एंड 10 रेज़ टू माइनस 2 का स्क्वायर मतलब ये आएगा 10 रेज़ टू माइनस 4। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो 2.5 का स्क्वायर लिया और 10 रेज़ टू माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 10 रेज़ टू माइनस 4 आएगा। इन ब्रैकेट टी क्या है अपना 383 रेज़ टू 4 माइनस टी नॉट क्या है 373 रेज़ टू 4। तो देखो बच्चों अभी इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, इसका रेज़ टू 4 लेने के लिए हम लोग लॉग यूज करेंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं बाहर का कैलकुलेशन, फिर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये रफ करती हूँ, ये बाद में करते हम लोग, इसको लॉग का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है वो तो आपको आएगा 4, जो 10 की पावर नहीं है ना उनको एक जगह ले लो, 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, उसका पॉइंट बीच में है मतलब ये आएगा 6.25 आएगा है ना। और ये 10 रेज़ टू माइनस 8 माइनस 4 कितना होगा -12 होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो करो इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करो और बताओ क्या वैल्यू आती है। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन आता है, मैंने भी किया है 445.095 और ये 10 रेज़ टू माइनस 12 एज इट इज, ये हमने बस इसका किया है। हाँ ये अभी तक बाकी है, तो अभी आगे लगा दो, क्या है आगे 383 रेज़ टू 4 माइनस 373 रेज़ टू 4। ओके, अब आप लोग क्या करो इसका लॉग ले लो है ना, रेज़ टू 4 है, लॉग का ये रूल पता है ना आपको, लॉग बी रेज़ टू ए होगा तो क्या होता है ए लॉग बी होता है, वैसे कर लो है ना। तो ये क्या आएगा देखो 445.095 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 एज इट इज इन ब्रैकेट 4 log 383 माइनस 4 log 373। इजी रहेगा कैलकुलेशन, लॉग टेबल का यूज करो यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसका कैलकुलेशन मैं साइड में करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह लगेगी, सो इट्स बेटर यहाँ पे साइड में हम लोग कर लेते हैं। 4 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले log 383 निकाल लेते हैं। तो देखो लॉग टेबल में 383 लॉग टेबल सब लोग निकालेंगे, क्या आएगा देखो 383 का लॉग, पहले कैरेक्टरिस्टिक 383 मतलब 2 पॉइंट आएगा, लॉग 38 का 3 में 5831 ओके, इसको इंटू 4 करना पड़ेगा। इंटू 4 किया तो हमें आंसर मिलेगा इंटू 4 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 10.3328 10.3328। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ले रही हूँ, आपके बुक में जो दी है वो, ठीक है। यहाँ पे 2 आता है तो ये आएगा 10.3328, ऐसे आपको यहाँ पे पुट करना है 10.3328 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम करना है 37 का log 3 में देखोगे तो वो क्या आएगा देखो, लॉग टेबल में देखो 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 37 का 3 में देखो, log 37 का 3 में 2.5717 आता है, 2.5717 इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी इंटू 4 है। तो इंटू 4 करने के बाद हमें आंसर मिलता है 10.2868
10.2868। देखो यहाँ पे ये जो 10.2868 हमने लिया है, इनका हमें एंटी लॉग भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बस लॉग देखा है, उसके बाद एंटी लॉग देख के आपको एक्चुअल आंसर पता चलेगा। तो यहाँ पे जो ये आंसर मिला है, इसका एंटी लॉग अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इसको एज इट इज रखो। तो देखो मैं ये कैलकुलेशन इधर लिखती हूँ। तो dq बाय dt इज इक्वल टू क्या आएगा, dq बाय dt इज इक्वल टू आएगा, इसको थोड़ा इधर लेते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। dq बाय dt इज इक्वल टू ये एज इट इज 445.095 इंटू 10⁻⁻12 एज इट इज। और यहाँ बीच में अभी इसका एंटी लॉग देखो, इसका एंटी लॉग क्या आएगा 2.152 इंटू ये 10⁻10, ये 10⁻10 है, ये 10 लेना पड़ेगा, माइनस एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू 0.28 का 6 एंड 8 में देखो, 0.33 का 2 एंड 8 में देखो, 1.936 इंटू ये 10⁻10 एज इट इज। ओके, दोनों में से 10⁻10 कॉमन निकल सकता है, तो ये क्या बनेगा, dq बाय dt इज इक्वल टू 445.095 एज इट इज इंटू 10⁻12 एज इट इज, इंटू ये 10⁻10 कॉमन निकलेगा यहाँ पे, ब्रैकेट में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2.152 माइनस 1.936, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, क्या आंसर आता है। यहाँ पे ये 445.095 एज इट इज इंटू 10⁻12 प्लस 10 10⁻2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें आंसर मिलता है 0.962। एम आई क्लियर, ये आंसर मिलता है। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये 10⁻2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया इसको, इस वैल्यू को, तो ये आएगी 4.45095 इंटू ये 0.962। 10⁻2 दो डिजिट हमने शिफ्ट कर लिए, दो डिजिट लेफ्ट में जाएंगे, -2 है तो। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिलता है, दैट इज इक्वल टू, सॉरी इसका आंसर क्या आता है, दिस इज 2.152 दैट इज इक्वल टू 0.216 आएगा, ये भी आएगा 216, तो ये हमें मिलेगा 0.962 वैट। करके देखो आप लोग, ये क्या आता है 2.152 माइनस 1.936, ये आता है 0.216, राइट, सॉरी गलती हो गई थी, ये 216 और ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है 962 वैट। ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। देखो कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, समझ में आया आपको। पहले हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इतना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, लॉग लिया, 4 इंटू लॉग, इसका लॉग पहले लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर एंटी लॉग लिया, ये इंपॉर्टेंट है। लॉग लिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग में हमने ये 10⁻10 साइड में ले ली, इंटू मल्टीप्लाई कर लिया, और बाकी चीज का एंटी लॉग देखा, 0.33 का 2 एंड 8 में, एंड सिमिलरली 0.28 का 6 एंड 8 में। दोनों का एंटी लॉग लेके 10⁻10 दोनों की साइड में ले ली, उसको कॉमन निकाल लिया, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, वो मिला 0.216, और ये वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, फाइनल आंसर आपको मिल गया। बहुत ही सिंपल था, सिंपल नहीं था, क्रिटिकल था, बट आपको करना ही पड़ेगा, आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है ये, सोचो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करते जाओ न्यूमेरिकल्स। इतने हार्ड न्यूमेरिकल तो नहीं पूछते रेगुलर एग्जाम में, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हार्ड न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। देखो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल कैलकुलेशन उन्होंने दिया है, एक्चुअली यहाँ पे लॉग टेबल अलाउड है इसलिए उन्होंने क्रिटिकल कैलकुलेशन दिया है, बट आपके एक्चुअल एग्जाम में कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होते हैं, बिना लॉग टेबल के भी आप लोग कर सकते हैं, इतने सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। तो समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक हमने लिया है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, 15 लेक्चर में ही खत्म हो गया, और कुछ अगर बाकी रहा होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस अभी इसके एमसीक्यूज बाकी है, वो एमसीक्यूज का मैं एक वीडियो बना के डालती हूँ, जो अपनी नोट्स में एमसीक्यूज डाले उनका वीडियो बना के मैं अपलोड करती हूँ। अभी फिलहाल आप इतना थियोरी पढ़ो, ठीक से पढ़ो, नोट्स जल्दी से ले लो,
नोट्स लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी नोट्स है, एक एक चैप्टर के 100 200 पेजेस की नोट्स है। सो इट्स बेटर नोट्स ले लो आप लोग जल्दी, ताकि और आपका फास्ट स्टडी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।